प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे हमारे एक कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो है मैसेज किया, कुछ ने कमेंट भी किया, जिनमें राहुल कुमार का जो है सबसे ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट रहा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये जो सब्जेक्ट्स है ये एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है। देखो, इसका मैं सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ, बाकी इस पे बेस्ड आपको पढ़ना खुद से ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जो है आपका ज़्यादा दिन है नहीं, 10 से 15 दिन है आपके पास टाइम एग्ज़ामिनेशंस का, और हर कॉलेज का अलग अलग सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट किए गए हैं, ओपन इलेक्टिव हो या प्रोग्राम इलेक्टिव हो। तो हर सब्जेक्ट को तो मैं कवर नहीं करवा सकता। ऐसा तो नहीं है कि 5 दिन में सारा चीज़ें कवर करवा दिए, और आप लोग देखोगे है नहीं, मुझे पता है। 2-4 लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं वो भी 2-4 वीडियोज़ तक देखेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि अब तो वीडियो अब वही आ रहा है, एक ही चीज़ बताया जा रहा है, इसको क्यों ना सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया जाए, सिर्फ नोट्स ले लिया जाए। तो आप लोग जो है ना वीडियोस देखने पे फोकस नहीं करते हो, आप लोग सिर्फ नोट्स प्राप्त करने पे ज़्यादा फोकस करते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है मैं आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको सिलेबस बताऊँगा, उसके अनुसार आप अपना पढ़ाई कर लो, आपका एग्ज़ाम्स डेफिनेटली निकल जाएंगे। और जो चीज़ें मैं बताऊँगा अगर वैसे कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपका सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर आप अगर CSE से हैं यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के हैं तो उसमें भी ये सब्जेक्ट जो है ओपन इलेक्टिव के तौर पे है, या और भी ब्रांचेज में ओपन इलेक्टिव के तौर पे हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि सिविल और CS नहीं हो, बट सिविल और CS का लगभग सिलेबस जो है सेम है। हो सकता है कि अदर ब्रांचेज में सिलेबस जो है अदर भी हो सकता है, चेंजेस भी हो सकते हैं, तो डैट डिपेंड ऑन ब्रांच के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आपको पढ़ने हैं, और कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आने वाले अपकमिंग वीडियोस में 2-4 वीडियोस में मैं बताऊंगा। ऐसे मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं बेहतर तरीके से, बट मुझे पता है कि आप लोग देखते हो नहीं, ठीक है। जब देखो आप लोगों का लाइक और से ही जो है हमें एक पता चलता है कि आप लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हो। अब लाइक ही नहीं रहेगा, 15 लोग देखोगे तो उसमें लाइक रहेगा 1 गो का, 100 लोग देखोगे तो लाइक रहेगा 2 लोगों का या 3 लोगों का। तो आप देखते हो, समझते हो और देखते हो कि यार लाइक क्यों करें। डियर, लाइक करने से मुझे पैसा नहीं मिलेगा और ना ही आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। एक उत्साह जगता है आप जब आप लोगों का लाइक देखते हैं कि हाँ इतने लोग जो है प्यार कर रहे हैं हमें, इतने लोग पसंद कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मुझे अच्छा लगता है। कोई कोई वीडियोस तो ऐसा होता है जिसमें मैं बना दिया और देखना पसंद ही नहीं करते, मतलब देख लिए लेकिन लाइक भी नहीं किए। जैसे एक कमेंट आया था ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, हाँ ये एक प्रोग्राम इलेक्टिव सब्जेक्ट था, इसका रिक्वेस्ट आया। मैंने लगभग 16 वीडियोस बनाया। कितना? 16 वीडियोस। बट उसमें जो पहला और दूसरा जो वीडियोस था उसमें कितना व्यू गया? तो 20 से 25, है ना। कितना गया? 20 से 25, ठीक। उसके बाद जैसे जैसे वीडियोस में देता गया वैसे वैसे नंबर ऑफ व्यूज़ क्या होते गए? कम होते गए। यानी 15 वीडियोस आते आते ना 1 व्यूज़ और 2 व्यूज़ मात्र रह गया। तो भाई आप लोगों के लिए कंटेंट खोज कर लाऊं, आप लोगों को बताऊं, और आप लोग देखना पसंद ही नहीं करोगे तो फिर उसको बताने से कोई मतलब तो है नहीं। बस कमेंट में क्या आएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज क्या आएगा कि एग्ज़ाम में टाइमिंग नहीं है, एग्ज़ाम 13 अप्रैल से है,
टाइम नहीं है, हमको जो है ना नोट्स दे दीजिए। ये मैसेज करने के लिए आप लोगों के पास टाइम है, बट 2 या 3 वीडियोज़ या 10 वीडियोज़ देखकर उसका खुद का नोट्स बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो मतलब 13 दिन आप करोगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि 7 सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, 4 सब्जेक्ट्स ही आपको पढ़ने हैं। 4 सब्जेक्ट्स भी आप 10 दिन में कवर नहीं कर पा रहे हो, तो काहे के लिए आप इंजीनियरिंग कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं। पहला मॉड्यूल जो है ये आपका इंट्रोडक्शंस है आपका। इसमें आपको एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स का रोल क्या है और उसका फंक्शन क्या है ना। एचआर का रोल और फंक्शन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स और सिग्निफिकेंस क्या है, चेंजिंग रोल ऑफ एचआर मैनेजर्स, एचआर का फंक्शंस, ग्लोबल इन्वायरमेंट क्या होते हैं एचआर के, रोल ऑफ एचआर मैनेजर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एचआर प्लानिंग और इक्विपमेंट कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं प्लानिंग के, और जॉब एनालिसिस कैसे होता है, इसके बारे में पहला मॉड्यूल में आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरी मॉड्यूल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा मॉड्यूल में आपको जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में जानना है। इसमें रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी क्या है होता है, कैसे रिक्रूटमेंट किए जाते हैं, कैसे एडवर्टाइज किए जाते हैं, कैसे सिलेक्शंस लिए जाते हैं, कैसे प्लेसमेंट होते हैं, इंडक्शन रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है, कैसे उसको मेंटेन किया जाए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में नए नए स्किल्स को कैसे अपग्रेड किया जाए, ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रिटायरिंग का क्या नीड्स हैं, रीडेवलपमेंट मेथड्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानने हैं। साथ ही साथ जो टेक्निक्स है ट्रेनिंग एम्प्लॉय और एग्जीक्यूटिव्स का वो, और कैसे परफॉर्मेंस होते हैं, कैसे अप्रेजल सिस्टम वर्क करता है, इन सभी के बारे में आपको जो है यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा मॉड्यूल पे अगर आप आएंगे तो तीसरा मॉड्यूल में आपको जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का डिफिनेशंस, कॉन्सेप्ट और इथिक्स क्या होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, रेटिंग एरर कंपिटेंस मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को अफेक्ट करते हैं, स्टेट इंटरवेंशन और लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, रोल ऑफ ट्रेड यूनियन क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है। अब बात आई कलेक्टिव बार्गेनिंग की, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है ये मैंने आपको कौन सा सब्जेक्ट, तो PPLE है ना, प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड इथिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें मैंने पढ़ाया है आपको, है ना। ये जो सब्जेक्ट्स है PPLE, इसमें मैंने कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में बताया है आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हो। रेफरेंस देखो, आपको एक वीडियोस का दूसरे वीडियो से आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा, रेफरेंस लोगे तो ही समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे और भी सर्च कर सकते हो और उसके अनुसार अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं आने वाले समय में वीडियोस दूंगा उसी से आपको नोट्स बनाने हैं, आप अपना खुद का भी बना सकते हो। ओके, उसके बाद है वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करें वर्कर्स, इन सभी के बारे में डिस्कशंस करना है। उसके बाद मॉड्यूल 4 में आपको जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का डिफिनेशंस, इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़, पर्सनालिटीज़ एंड एटीट्यूड क्या होता है, मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड ट्रेड्स, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटीज़, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। अगेन एटीट्यूड आया, एटीट्यूड अगेन जो है आपको मैंने PPLE में बताया है, यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड इथिक्स जो सब्जेक्ट्स है उसमें मैंने एटीट्यूड के बारे में बताया है। जॉब सेटिस्फैक्शन, भाई आप जॉब से आप कब सेटिस्फाई रहोगे, जब आप खुद से कोई काम करोगे और जो आपका लक्ष्य होगा ना, जो आपका
गोल होगा उस गोल को प्राप्त कर लोगे और उसके बाद जो काम करोगे उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको इससे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा कि किसी और का बोझ आप अपने सर पर लेकर जो है काम कर रहे हो तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप उसे जी सकते हो, उससे उसको आप महसूस कर सकते हो, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका खुद का गोल आप अचीव कर पाओगे, है ना, जिसमें आपको मन लगेगा। जिसमें आपको मन ही नहीं लगेगा उससे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं रह सकते हो। उसके बाद है आपका मॉड्यूल नंबर 5। मॉड्यूल नंबर 5 में लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। लीडरशिप के बारे में भी मैंने पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो है पीपीएलई में मैंने बताया है। इस लीडरशिप का डिफिनेशंस, इम्पॉर्टेंस, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का डिफिनेशंस, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू पॉलिटिकल बिहेवियर, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट्स, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फंक्शनल एंड डाइफंक्शनल conflicts, conflict process, negotiating, bargaining और स्ट्रेटजी, नेगोशिएशन प्रोसेस। तो इन सभी के बारे में आपको जो है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो सब्जेक्ट्स है आपका, इसमें आपको पढ़ने हैं, राइट। तो अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मॉड्यूल से आप स्टार्ट करें। बट मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप 5 मॉड्यूल यहाँ पे है ना, 5 मॉड्यूल आपको यहाँ पे पढ़ने हैं इस सब्जेक्ट्स में टोटल। तो 1 से 5 मॉड्यूल में अगर आप मिनिमम, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ मैक्सिमम नहीं, अगर मिनिमम आप 1 to 3 मॉड्यूल, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 से 3 ही, 1 से 5 के बीच में कोई भी 3 मॉड्यूल मिनिमम अगर आप कवर कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्ज़ाम में जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा ना, उसमें आप 60 नंबर का क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, कितने नंबर का? 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आएंगे। अगर इसमें कितना भी गलत होता है तो मिनिमम 50 नंबर तो आ ही जाएगा। अगर आप अच्छे से अटेंड कर लेते हो तो 50 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। और 50 नंबर प्लस आपका इंटरनल में अगर आपका 20 नंबर भी मिलता है तो 70 नंबर तो आपका यूं ही आ जाएगा, है ना। अगर 4 सब्जेक्ट्स है, चारों सब्जेक्ट्स में अगर आपका 70 नंबर आ रहा है तो 7 से प्लस राइटिंग वगैरह अगर आपका अच्छा है तो आपका SCGPA अच्छा बढ़ जाएगा, अच्छा खासा आ जाएगा, तो वो अलग है। लेकिन अगर आप कोई भी 3 मॉड्यूल ज़रूर कवर कर लो, अभी आपके पास टाइम है। आज आपका जो है 30 मार्च है ना, आपका 31, 1, 2, मतलब अभी आपके पास कितने दिन हैं? तो 13 दिन आपके पास पूरा का पूरा है। इन 13 दिन में 3 मॉड्यूल तो आप आराम से ही कवर कर पाओगे। गूगल से सर्च करो, जहाँ से पॉसिबल हो सके वहाँ से सर्च करो और इसको पढ़ने की कोशिश करो। बाकी मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके इस सब्जेक्ट्स को भी आगे कंटिन्यू करूँगा। बट यही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट कि वीडियोस देखो तो लाइक ज़रूर करो, अच्छा लगे तो, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है ये चीज़ें जो है लाया जा रहा है। तो डियर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये बीटेक 7 सेमेस्टर का बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सिलेबस में दिया गया है। ये सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो है अगर ओपन इलेक्टिव पेपर है तो उन लोगों का जो है यहाँ पे आता है। मेरे पास कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो इसके रिक्वेस्ट पे जो है मैंने ऑलरेडी सिलेबस को जो है डिस्कस किया है ना। सिलेबस जो डिस्कस किया है वो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लो कि कौन कौन से टॉपिक आपको जो है पढ़ने हैं। और आज अगेन एक बार फिर से जो है हमारे एक स्टूडेंट का जो है रिक्वेस्ट आ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे प्लीज़ वीडियो लेक्चर जो है बनाइए। तो यहाँ पे हम लोग 1 by 1 सारी चीज़ों को समझेंगे। देखो एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, जो भी लोग 2022 सेशंस के हैं, है ना, उन लोगों का 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हो जाना चाहिए था, बट दिसंबर में ना होकर सेशन लेट चल रही है अभी। तो सेशन लेट चल रही है तो यहाँ पे 13 अप्रैल से जो है एक्सपेक्टेड डेट है कि आपका जो है एग्ज़ाम्स होने वाला है।
तो 13 अप्रैल से एग्ज़ाम होने वाली है, तो अब आपके पास जो है मात्र 12 दिन है। तो 12 दिन अगर पर डे मैं 3-4 लेक्चर्स भी लूँ तो भी पॉसिबल नहीं है कि समाप्त हो ही जाएगा। और आप देखोगे कब और फिर नोट डाउन कब करोगे, आपके पास भी तो टाइम होना चाहिए ना। तो मैं देखो पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको जो भी सिलेबस दिए गए हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई अपने लेवल से स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप जो इस तरीके से पढ़ते हो उस तरीके से, बट मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा, एक बेहतर कंटेंट देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी HR क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द डिवीजन ऑफ बिजनेस डैट इज़ चार्ज्ड विद फाइंडिंग, स्क्रीनिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग जॉब एप्लीकेंट्स। इट ऑल्सो एडमिनिस्टर एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम्स। जो ह्यूमन रिसोर्स है ये एक तरीके का डिवीजन्स है। कैसा डिवीज़न है, बिजनेस में। बिजनेस में क्या होता है कि या आप बिजनेस छोड़ो ना, हम लोग जो है यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब की हम लोग जो है तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पहले पता लगाते हैं कि भाई कहाँ पे जॉब हमें मिल सकता है, कहाँ पे हमें जॉब मिल सकता है। जहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें जॉब मिल सकता है, उसका जो है क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन हम लोग तो प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो क्या करती है, रिक्रूट करती है, उसके बाद ट्रेनिंग देती है। तो वही हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वही हमारा जो है HR है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज वही है जो आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स प्रोग्राम जो है प्रोवाइड्स करे। HR plays a key role in helping companies that deal with fast changing business environment and a greater demand for quality employee in 21st century। 21st century में एक बेटर क्वालिटी वाले एम्प्लॉय मिले, है ना, उसके लिए कंपनी जो है चाहती है कि अच्छे अच्छे एम्प्लॉय मिले। तो अच्छे अच्छे अगर एम्प्लॉय चाहिए तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ना, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। तो उस कंडीशन के लिए उसको फुलफ़िल करने में मदद कौन करता है, तो HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मदद करती है। जॉन R. कॉमन्स जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक्स हैं, इन्होंने फर्स्टली इस टर्म को जो है लिया था, ह्यूमन रिसोर्सेज टर्म को बताया था। इन्होंने अपना बुक लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये जो किताब था ये 1893 में पब्लिश की गई थी। इट वाज नॉट टिल द 20th century that HR departments have formally developed and tasked with addressing and misunderstanding between employee and their employers। एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको एड्रेस किए और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे हटाकर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में जो है इन्होंने जो है बताया, ठीक है। और बेहतर तरीके से समझाया कि भाई इस तरीके से आपको जो है करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो बुक था किनके द्वारा लिखा गया था, जॉन R. कॉमन्स के द्वारा, ठीक है। बात किया जाए अंडरस्टैंडिंग की ह्यूमन रिसोर्सेज का, तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, रिगार्डलेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन साइज, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसमें आपका एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है HR, है ना। कई बार आप सुनते हो कि HR मैनेजर है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने का मतलब क्या, कि कैसे राइट एम्प्लॉय को सर्च किया जाए, कैसे उसको स्क्रीन किया जाए, छांटा जाए, है ना, कैसे उसकी ट्रेनिंग दी जाए, इन सभी को जो है काम करता है किसी भी बिजनेस में HR मैनेजर। उसके बारे में 1 by 1 आगे हम आपको और भी बताएंगे। इट इज़ टास्क्ड विद मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी and protecting the company from any issues
डैट मे अराइज विद इन द वर्क फोर्स। जब वहाँ पे भी काम चल रहा है, वहाँ पे कोई अगर इश्यूज़ हो रहा है ना, या कि कैसे एम्प्लॉय को प्रोडक्टिव बनाया जाए, कैसे कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए जो है एचआर काम करता है। एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड कंपनसेशन, बेनिफिट्स, रिक्रूटमेंट, फायरिंग, कीपिंग अप टू डेट विद एनी लॉ दैट अफेक्ट द कंपनी और एम्प्लॉय। कंपनी और एम्प्लॉय को जो अफेक्ट करने वाली अपडेटेड जो कानून है उसको वो जानता है, अपने माइंड में रखता है। रिक्रूटमेंट कब निकालना है, कब किसको हटाना है ना, कितना किसको बेनिफिट देना है, कितना किसको सैलरी देना है, कब किसको कंपनसेशन देना है, ये सभी काम किसका रहता है? एचआर का काम रहता है। किसका काम रहता है? एचआर का काम जो है आपका रहता है। बात किया जाए एचआर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की, तो बिगनिंग ऑफ 1980, जब 1980 जब स्टार्ट हुआ था, देयर वाज अ पुश फॉर अ स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव्स विद इन एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में कुछ पुश स्ट्रेटजी अपनाए गए थे। दिस मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन रिसर्च related to impact of employee related issues on firm long term business success। लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस में अच्छा पाना है, मतलब आपको एक कामयाब होना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? रिसर्च करना होगा आपके कंपनी के ऊपर कि किस तरीके से जो है एम्प्लॉय को रिक्रूट करें। Collectively, these strategies are sometimes referred as ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, तो इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है कई बार। HRM शॉर्ट में इसको बोला जाता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होता है जिसमें एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और इन्वायरमेंट को मैनेज करने का काम करता है। इट फोकसेस ऑन द रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट एंड जनरल डायरेक्शंस पीपुल हु वर्क इन, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको जनरल इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस क्या दिए जाएं ताकि वो अपना बेहतर काम कर सके। एंड HR डिपार्टमेंट दैट अडॉप्ट HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी typically play a more active role in improving an organization workforce. It may recommend processes, approach, business solutions टू मैनेजमेंट, है ना। किस तरीके से बिजनेस को, अगर मान लो कि कोई इसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ गया है ना बिजनेस के दौरान, तो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है ये भी हमें कैसे पता चलेगा? जब कई सारे एम्प्लॉय, बेटर एम्प्लॉय रहेंगे तभी तो। यहाँ पे एक एग्जांपल की मदद से अगर बात किया जाए तो गूगल इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। गूगल को मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आप हमारी वीडियोज़ लेक्चर्स जो है देख रहे हो, ये जो वीडियोज़ लेक्चर है ये आप कहाँ पे देख रहे हो? ये हमारी वीडियोज़ लेक्चर आप जो है देख रहे हो यूट्यूब पे, है ना। आपको तो अच्छे से पता होगा क्योंकि आप लोग एक इंजीनियर हैं, तो आपको तो ये पता होना चाहिए यूट्यूब जो है किसका प्रोडक्ट है? गूगल का, है ना, गूगल का। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गूगल। गूगल के अंतर्गत आ रहा है यूट्यूब, गूगल ड्राइव, गूगल मैप, इस तरीके से कई सारे हैं। that has adopted a more active approach to employee relations through its HR डिपार्टमेंट। अपने HR डिपार्टमेंट के थ्रू ही जो है ज़्यादा अप्रोच करता है और एम्प्लॉय को क्या करता है? लेता है। कई सारे लोगों का सपना रहता है, खासकर जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी CSE से क्षेत्र से आते हैं उन लोगों का, कि मुझे जो है गूगल में जो है काम करना है ना, मतलब एक ख्वाब रहता है। The company offers many employee perks. The company headquarters has a wide range of facility for employee, including wellness centers, roller hockey rinks, horseshoe pits. For Google, happy employee are equivalent to productive employee. गूगल का ये मानना है कि भाई अगर एम्प्लॉय खुश रहेगा तो भाई वो काम भी अच्छा से करेगा। ऑब्वियसली अगर एम्प्लॉय के माइंड में किसी तरीके का कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई डाउट, कोई भी शक नहीं रहेगा तो वो अच्छे से काम करेगा और प्रोडक्टिव जो है काम करेगा।
इन 1991 यानी 1901 में नेशनल कैश रजिस्ट्रार कंपनी, जिसको एनसीआर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है आजकल, इस्टेब्लिश्ड अ पर्सनल डिपार्टमेंट, एक पर्सनल डिपार्टमेंट जो है ये बनाया, जिसको जो है एचआर प्रोसेसर कहा जाता है। इसका काम होता है कि कितना किसको सैलरी देना है यानी वेज देना है, वर्क प्लेस पे सेफ्टी क्या रखने हैं, और एम्प्लॉय के से रिलेटेड और भी जो भी कंसर्न है, बातें हैं, उन सभी को यहाँ पे देखा जाता है। बात किया जाए स्पेशल कंसिडरेशन की, तो सिंस द मिड 20th century some companies has been outsourcing certain of the more traditional administrative transactional HR functions in an effort to free the department to recommend and implement more meaningful, valuable adding programs that impact the business in positive way। जो 20वीं सदी के मध्य में था, है ना, 20वीं सदी के मध्य में यानी 1950 के आसपास का जो एरा था उसकी बात किया जाए, तो उसमें ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव को जो है अप्रोच किया जाता था, और उसके अनुसार ही जो है उसमें थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस किए गए, और उस टाइम जो है वैल्यूएबल एडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते थे, एक मीनिंगफुल इम्प्लीमेंट किए जाते थे, ताकि जो एम्प्लॉय हैं और जो बिजनेसेस की जा रही हैं उन बिजनेसेस में एक पॉजिटिव वे आए और बिजनेस जो है आसमान छू सके। फंक्शन दैट मे आउटसोर्स्ड इन दिस प्रोसेस इंक्लूड पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, रिक्रूटमेंट, बैकग्राउंड चेक्स, एग्जिट इंटरव्यू, रिस्क मैनेजमेंट, डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस, सेफ्टी इंस्पेक्शंस एंड ऑफिस पॉलिसीज़। तो ये सभी जो है इसके क्या हो गए, फंक्शन हो गए, ये सारे काम जो है ये करने लगा। द यूज ऑफ मॉडर्न टूल्स सच एज रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर, अब जो है आप देखे होंगे कि जो भी कंपनीज़ में वैकेंसीज आती है तो अब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, तो ऑनलाइन भरे जा रहे हैं कैसे, सॉफ्टवेयर की मदद से। कैन हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, जिसके कारण से एचआर डिपार्टमेंट का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गया, क्योंकि पहले क्या होते थे, पेन पेपर्स पे होते थे, यानी पेपर जो है सबमिट होते थे, उसको 1 बाय 1 चेक करना रहता था। अब क्या हो गया, अब सॉफ्टवेयर हो गए, सॉफ्टवेयर पे मान लो कि हमको जो है बीटेक कैंडिडेट को जो है चाहिए, अब बीटेक कैंडिडेट वैसे चाहिए जो 2022 में पास हुए हैं, तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, बीटेक लिखेंगे और ईयर लिख देंगे 2022, तो जो भी फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन वो फॉर्म भरेगा ऑनलाइन, तो वहाँ पे डालेगा कि हाँ भाई हम बीटेक जो है 2022 में पास हुए हैं। तो बीटेक जब 2022 में हम पास हुए हैं तो उसी के बेसिस पे अब जितने भी लोग रहेंगे उसका एक लिस्ट आ जाएगा, तो इसको 1 बाय 1 पेपर जो है देखना नहीं पड़ेगा, एक ही बार सारी एंट्री आ जाएगी उसके, और उसमें से उस सभी को मेल भी कर सकता है। तो इस तरीके से तो ये एचआर जो डिपार्टमेंट है उसको काम करने में क्या हो गया है, मदद मिल गया है इससे, ठीक है। In turn, that can give more leeway to focus on adding ever greater value, है ना, अच्छा वैल्यू जो है मिल सके इसलिए। ओके, बात किया जाए रोल की, तो व्हाट आर द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट फोकस ऑन द रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग ऑफ एम्प्लॉय विद इन अ कंपनी, किसी भी कंपनी के अंदर कितना रिक्रूटमेंट करना है ना, और कौन रिटेन कर सकता है, कौन रह सकता है कंपनी में, ये एचआर का ही काम होता है। एचआर टाइपिकली फाइंड्स, हायर या फायर्स कर सकता है ट्रेन एम्प्लॉयज़, इट ओवरसीज एम्प्लॉय रिलेशंस, है ना, एम्प्लॉय के जो रिलेशंस होते हैं उसको भी जो है ये देखने का काम करता है। इट मैनेजेस बेनिफिट प्रोग्राम्स, जो बेनिफिट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कंपनसेशंस, कोई प्रोग्राम्स लाए गए कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम किया तो उसको मोटिवेट किया जाए, है ना, तो ये सभी काम किसका काम हो रहता है, एचआर का। एचआर इज़ द प्लेस एन एम्प्लॉय गोज विद क्वेश्चंस अबाउट देयर पोजीशंस एट द कंपनी
टू एड्रेस कंसर्न एंड ईयर ग्रेवियंसेस। जो HR होते हैं उन्हीं के पास ये अधिकार रहता है कि किस एम्प्लॉय को, है ना, इस कंपनी में जिस भी कंपनी का HR है उस कंपनी में HR ही जो है डिसाइड करता है कि किसको जो है कौन सा पोस्ट जो है मिलना चाहिए ये एम्प्लॉय को। ठीक है। व्हाट इज HR मैनेज एम, है ना, HRM क्या है, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। तो ये एक स्ट्रेटजिक अप्रोच होता है जिसके कारण से एम्प्लॉय को कंपनी में मैनेज करना, वर्क कल्चर और वर्क इन्वायरमेंट को, ताकि एक इफ़ेक्टिवली और प्रोडक्टिवली जो है बिजनेसेस की जाए और एक सक्सेसफुल जो है वर्क किए जाए, वर्कफोर्स सक्सेसफुल हो सके। यहाँ पे 5 टाइप्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के। पहला है आपका रिक्रूटमेंट, हायरिंग एंड ऑनबोर्डिंग न्यू एम्प्लॉयज़। दूसरा हैंडलिंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। तीसरा ऑफरिंग एम्प्लॉय जॉब एंड करियर डेवलपमेंट। चौथा एड्रेसिंग वर्क रिलेटेड इशूज़ एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़। उसके बाद है 5वां डेवलपिंग पॉलिसीज़ दैट अफेक्ट अ वर्किंग इन्वायरमेंट कंपनी वाइड। तो ये जो है क्या है, ये आपके 5 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। किसका? तो भाई ह्यूमन रिसोर्सेज का। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 6 to understand and then support how people do their job। कैसे पीपल अपना काम कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने में, समझने में और उसको सपोर्ट करने में कौन काम मदद करता है? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जस्ट एज इम्पॉर्टेंट हाउएवर इट इज़ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट इन विच दैट वर्क इज़ डन, है ना, किस तरीके से काम किए जा रहे इन्वायरमेंट में उसको समझने में भी। एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट टू ऑल ओवर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में या जिस कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो किस तरीके से हेल्प कर रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन और बेटर हो सके और वो आसमान तक छू सके। द टू आर सर्टेन इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट, है ना, 2 सर्टेन होते हैं। पहला होता है इंटर रिलेटेड, कौन किससे रिलेटेड है और कौन किस पे डिपेंडेंट है। ये 2 चीज़ें जो है HRM जो है देखता है। 4 रोल्स हैं HR के। पहला जो है कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट, मैनेजमेंट, एडवोकेसी, स्ट्रेटजिक पार्टनर्स और एम्प्लॉय एडवोकेसी। यहाँ पे बात किया जाए सबसे पहले इन्फोर्सर की, तो मोस्ट ऑफ जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, HR प्रैक्टिशनर जो होते हैं, विल एग्री दैट रोल एज द एम्प्लॉयर्स कंप्लायंस ऑफिसर्स, है ना, किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं कंप्लायंस ऑफिसर्स के तौर पे, इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड बट इट इज़ इंक्रीजली डिफ़िकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ चेंजिंग इन स्टेट, फेडरल एंड लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस। इन सभी को ट्रैक करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। These must then be translated into effective policies and practices। जो इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ हैं या जो प्रैक्टिसेस हैं उसको ट्रांसलेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एम्प्लॉय कोई तो ज़रूरी नहीं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं हर एम्प्लॉय वहाँ पे बेटर ही अंडरस्टैंडिंग हो, हर किसी का सोच एक जैसा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसी को देखते हुए जो भी पॉलिसीज़ है और जो भी प्रैक्टिसेस हैं उसको ट्रांसलेट करके बताया जाता है। अ ग्रेटर एम्फेसिस इज़ ऑल्सो प्लेस्ड टुडे ऑन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू फोरस्टॉल और एट लीस्ट mitigate the effective employee complaints of harassment, wrongful discharge, discriminations। ये सभी कारण जो है हमारे होते हैं, तो इन सभी को
प्रॉपर तरीके से हैरेसमेंट हो जाए, रॉन्गफुल डिस्चार्ज हो जाए या डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं तो उनको पे कंट्रोल करने का काम किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, दिस इज़ द अदर ट्रेडिशनल HRM रोल। अदर HRM का जो है रोल है एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टाफ, है ना। मैनेजमेंट स्टाफ का पार्ट होना यानी उसके हिस्सेदारी होना। HR डिपार्टमेंट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरफेस बिटवीन मैनेजमेंट पॉलिसीज़ एंड एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और एम्प्लॉयज़ के बीच में आने वाले एक इंटरफेस है HR डिपार्टमेंट, ठीक। इट चार्ज्ड विद कम्युनिकेटिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग मैनेजमेंट डिक्टा, है ना। जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या जो भी इंटरप्रिटेट हो रहे हैं मैनेजमेंट डाटा के, उसका चार्ज किसके साथ होता है? HR डिपार्टमेंट के पास। These responsibilities are also considered as extension of compliance and enforcement roles। ये जो है एक्सटेंशंस होता है आपका, जो भी हमारा इन्फोर्समेंट रोल्स हैं और जो भी कंप्लेंस रोल्स हैं उसके। ओके, व्हाट इज़ नॉट कम्युनिकेटेड कैन सेल्डम बी इन्फोर्स। जो कम्युनिकेट नहीं किए जा सकते हैं उसको इन्फोर्स्ड किया जाता है। ओके, द ओपन बुक मैनेजमेंट मूवमेंट जो है ये फर्दर ट्रेंड किए गए टुवर्ड्स ग्रेटर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एंड इज़ बेस्ड ऑन ग्रेटर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से शेयर करना। मच ऑफ विच इज़ कोऑर्डिनेटेड थ्रू ह्यूमन रिसोर्स प्रोसीजर के थ्रू। इसके बाद है अगला आपका स्ट्रेटजिक पार्टनर। HR हैज़ बिगन स्टेपिंग फ्रॉम इट्स हिस्टोरिकल रिएक्टिव फंक्शन। जो हिस्ट्रीज में हो रहे थे उसको लेते हुए एक स्टेप बनाता है। लाइक अ गाय हु फॉलो द परेड ऑफ एलिफेंट्स विद अ सेवेल ऑन हिज शोल्डर, अ कंप्लेंट इन फील्ड क्रिएट इट टू इट। यहाँ पे सिर्फ भी ये बोला जा रहा है स्ट्रैटेजिक पार्टनर का मतलब कि आप जहाँ जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, है ना। आप HR डिपार्टमेंट के अंदर तो काम कर ही रहे हैं। अब HR डिपार्टमेंट का काम होता है कि वो भाई जो पार्टनर है, मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ पे राम है और एक व्यक्ति क्या है? श्याम है। अब राम और श्याम की जो है दोस्ती बन नहीं रही है, राम और श्याम की दोस्ती नहीं बन रही है, तो दोनों को ऐसा डिपार्टमेंट दिया जाएगा जहाँ पे वो दोनों अलग अलग काम करेंगे। या हो सकता है कि राम और श्याम दोनों का स्किल अलग अलग हो, इसलिए दोनों साथ में काम नहीं कर पा रहे। तो कई सारे रीजन जो है आपके हो सकते हैं। तो वही आपका है एम्प्लॉय एडवोकेट। मान लो कि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको मैनेज करेगा कौन मैनेज करेगा? HR डिपार्टमेंट ही मैनेज करेगा ना। तो उसके लिए जो है एडवोकेट का भी होना ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपर लॉ के बारे में क्या कर सके? बता सके। मतलब एडवोकेट का मतलब ये नहीं है कि उसको अलग से एडवोकेट। कई बार क्या होता है जो HR मैनेजर्स होते हैं वो खुद नियम कानून को, मतलब अपनी कंपनी के अंदर लगने वाले नियम कानून को वो खुद जो है देखते हैं। कई बार एडवोकेट भी अलग से रखते हैं कि भाई ये एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा अनैतिक कर चुका है, इसको अब हटाओ, भगाओ यहाँ से। तो इन पॉइंट्स को जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, टॉप 5 प्रॉब्लम्स HR फेसेस ड्यूरिंग कोविड-19। जो कोविड-19 आया था उस दौरान हमारे इंडिया में, है ना, हमारे इंडिया में जो है 5 वैसे प्रॉब्लम्स है जो HR यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो फेस किया था, ठीक है, इंडिया में। कौन कौन है भाई वो? तो पहला है मैनेजिंग पर्सनल हेल्थ एंड वेल बीइंग एज वेल एज एम्प्लॉय, है ना। एम्प्लॉय और उसका जो पर्सनल हेल्थ है उसको मैनेज करना एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था कोविड-19 के दौरान। इसके बाद है रैपिड चेंजिंग इन पॉलिसीज़। हर महीने या हर वीक, हर 15 दिन पर जो है क्या हो रहे थे?
पॉलिसीज़ जो है चेंज हो रहे थे। क्यों चेंज हो रहे थे? क्योंकि ऊपर से गवर्नमेंट का ही इंस्ट्रक्शन आ जा रहा था कि भाई आप इस तरीके से काम करिए, आप इस तरीके से काम करवाइए। तो उसको देखते हुए, उसके अलावा लैक ऑफ एगिलिटी की कमी होना, है ना, या जो भी स्ट्रगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगा था, है ना, मोस्ट स्ट्रगल होने लगे थे। क्योंकि हर कोई जो है अपने उस प्रोफेशंस को, भाई जिंदा भी रहना तो ज़रूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि पैसा के चलते आप जान दो देंगे, नहीं ना। ऐसा तो नहीं है कि कोविड में आप जॉब कर रहे होगे तो बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा, लेकिन बहुत सारे वैसे डिपार्टमेंट थे जिसमें काम करना बहुत ज़रूरी था, तो किया जा रहा था, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा भी कई बार जो है दिए जा रहे थे, बट फिर भी स्ट्रगल जो है बहुत ज़्यादा था। उसके बाद अनसर्टेनिटी एंड एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय का इंगेजमेंट जो है प्रॉपर नहीं था, है ना। इसमें भी एचआर का जो है बहुत ज़्यादा, एचआर जो मैनेजर्स होते थे उनको जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या प्रॉब्लम होता था। उसके बाद है कम्युनिकेशंस की बात किया जाए तो बातचीत में भी बहुत ज़्यादा होता था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट company needs and cannot do without a communication. Moreover, during a pandemic, when everyone is locked down, है ना, लॉकडाउन में जब घर पे था, वर्क फ्रॉम होम था, तो उस कंडीशन में कम्युनिकेशन बिकम्स कंपनी नंबर वन नीड अ प्रॉब्लम। मतलब हर एम्प्लॉय के साथ बात करना एक मतलब ओवर बर्डन नहीं था ना। मान लो कि अगर किसी कंपनी में जो है 1000 लोग जो है काम कर रहे हैं, अब हज़ारों लोग के साथ आप ऑनलाइन बात कर रहे हो, या एक बार में 10 लोगों के साथ भी बात कर रहे हो, या 100 लोगों के साथ बात कर रहे हो, तो बाकी 900 तो आपके भाई चले जा रहे हैं ना, वो उनके साथ तो आपका बातचीत नहीं हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन भी जो है एक मेजर प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुआ था। किसके लिए? तो जो एचआर मैनेजर्स थे या जो एचआर थे उनके लिए। ओके, यहाँ पे 7 बेसिक्स एचआर्स हैं। यहाँ पे बात किया जाए तो कॉर्न स्टोन्स हैं जो कि कंसिडर किया जाता है एचआर मैनेजर के बेसिक कुछ एलिमेंट्स कह सकते हो या इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ कह सकते हो। इसमें सबसे पहला है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग। उसके बाद है आपका कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और एचआर डाटा एंड एनालिटिक्स। तो ये थे। आई होप कि आज का जो सेशंस था ये आपको जो है समझ में आया हो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी वैल्यूएबल चीज़ें मैं आपकी ज़िंदगी में, आपके इस सफ़र में कुछ भी वैल्यूएबल मैं ऐड कर पाया होंगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो है इस वीडियोस को देख सके। स्टोन्स हैं जो कि इफ़ेक्टिवली पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, लागू करते हैं, या एलिमेंट्स कह सकते हैं, है ना। ये 7, इसके बारे में मैंने बताया था। अब इसको जो है हम लोग डिटेल में जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर आर्ग्यूअली द मोस्ट विजुअल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका क्या है, आर्ग्यूएबल जो है हमारा ये एलिमेंट्स हैं। इसमें वी ऑल रिमेंबर फर्स्ट इंटरव्यू, राइट, है ना, फर्स्ट इंटरव्यू। रिक्रूटिंग कैंडिडेट एंड सिलेक्टिंग द वंस टू कम एंड वर्क फॉर द कंपनी इज़ अ की ह्यूमन रिसोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एचआर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है कि कौन सा कैंडिडेट को रिक्रूट किया जाए और सिलेक्ट किया जाए ताकि वो कंपनी में काम कर सके। पीपल आर लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइंडिंग द बेस्ट फिट फॉर द की टास्क। मतलब जो भी टास्क हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी काम हैं, उसको करने के लिए अच्छे से करे, है ना, उसके लिए फिट हो। ये जो है लोगों में अवेयर हो और लोगों को वैसे ही लोगों को क्या किया जाए, अपॉइंट किया जाए। ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्शंस का
काम होता है। द रिक्वेस्ट फॉर न्यू हायर्स यूजुअली स्टार्ट when a new job is created or an existing job opens up. The direct managers then send the job descriptions to HR and HR start recruiting candidates. In this process, HR can use different selection instruments to find the best person to do the work. These include interviews, different assessment, reference checks and other recruitment methods. देखो होता क्या है, रिक्रूटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले जो डायरेक्टर्स होता है वो देखता है कि कितना सीट जो है हमारे पास खाली है। जो भी सीट खाली रहता है ना, उसको क्या किया जाता है, एचआर के पास डिस्क्रिप्शन भेजा जाता है कि भाई इतने इस डिपार्टमेंट में इतने सीट जो है खाली हैं। उस सीट के अनुसार जो है क्या करता है, जितना सीट बताया जाता है उसके अनुसार उससे 2 गुना 2.5 गुना लोगों को जो है बुलाया जाता है ना। कई बार जो है एचआर क्या होता है, एग्ज़ाम बेसिस पे लेते हैं, कई बार इंटरव्यू होते हैं। तो एग्ज़ाम में कुछ लोगों को छांटा जाता है, फिर इंटरव्यू में छांटा जाता है, फिर कई सारे लोगों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई, मतलब बहुत प्रोसेस होते हैं। तो उन प्रोसेसेस को जो है यहाँ पे क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है, एचआर के द्वारा, यानी ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे उनके द्वारा। Sometimes when there is a lot of candidate, HR may deploy pre-selection tools. These tools help to separate the wheat from the chaff when it comes to suitable candidate. The successful candidates then continue to next round when they are interviewed and receive a more in-depth assessment. जैसा कि मैंने बताया कि कई बार जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, कैंडिडेट का संख्या ज़्यादा हो जाता है, तो एग्ज़ाम लिया जाता है ना। या जो कॉलेज में मार्क्स होते हैं उसको जो है देखा जाता है। कई सारे चीज़ें होती है जिसके बेसिस पे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है छांटा जाता है, और छांटने के बाद जो बचते हैं उनको जो है इंटरव्यू लिया जाता है और डीप असेसमेंट होता है। तो डियर, अगर आप इंजीनियर प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर कई सारे आपको इंटरेस्टिंग क्या मिलेंगे, नोट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और लेक्चर्स भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको जो है मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो है और भी कई सारे बेनिफिट्स वहाँ पे जो है देखने को मिलेंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली आपको हेल्पफुल लेवल कंटेंट्स जो है हमारे टीम के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। और हमारे इस चैनल MRS स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए डियर, ताकि आपको बेहतर कंटेंट मिल सके। हमारी मेन जो उद्देश्य है, मेरा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों के पास बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सफल हो सके, एक बेहतर मुकाम पा सके, यानी लक्ष्य को पा सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो एलिमेंट्स है वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि वंस एम्प्लॉय आर ऑन बोर्ड, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जब एम्प्लॉय को जो है कंपनी में सिलेक्ट कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी HR का जो भी एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, ओके। और ये पीपल को हेल्प करता है उसके कंपनी में बॉटम लाइन क्या है ना, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके, है ना। इनको उसको जो है बेटर करने में क्या करता है, मदद करता है। यूजुअली एम्प्लॉयज़ have a defined set of responsibilities that they need to take care. Performance management is a structure that enable employee to get feedback on their performance to reach their best performance. इसमें होता क्या है कि जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होते हैं वो एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट या जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, जो भी एम्प्लॉय
काम कर रहा है तो उसका एक परफॉर्मेंस देखा जाता है कि भाई वो काम कैसा कर रहा है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है ना, तो जब वो अच्छा काम कर रहा है तो उसमें आपको देखा जाता है कि उसको परफॉर्मेंस के अनुसार उसको एक फीडबैक दिया जाए कि भाई तुम काम अच्छा कर रहे हो, इसी तरीके से लगे रहो, अपनी ज़िंदगी में और सफल हो, है ना, और बेटर काम करो, अपनी सैलरी बढ़ाओ। मतलब उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको, अगर आप सॉफ्ट स्किल अगर पढ़े होंगे, है ना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, तो उसमें बताया जाता है ना कि मोटिवेट कीजिए, और मोटिवेट कीजिएगा तो आपका जो परफॉर्मेंस होंगे वो क्या होगा, बेटर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है बोला जा रहा है। इसी का यहाँ पे जो है एग्जांपल्स के थ्रू जो है समझाए गए हैं। इसको आप एक बार गो थ्रू हो लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी चीज़ें तो आप नोट कर ही रहे हैं वन बाय वन। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें डाला है इस नोट्स में, बस आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि देखो, आप इस वीडियोस को कहाँ देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो। तो जब आप इस वीडियोस को यूट्यूब पे देख रहे हो तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से स्क्रीनशॉट कर सकते हो, आप आराम से पॉज करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, एग्जाम्पल आप जो है समझ लेना, जो मैंने बताया वही चीज़ें यहाँ पे जो है एक बेहतर तरीके से एक मतलब बताई गई है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ वेरी मच शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन HR एंड मैनेजमेंट। जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं और जो मैनेजमेंट होते हैं, उन दोनों के बीच में जो है सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किए जाते हैं। वेयर यूजुअली अ डायरेक्ट मैनेजर इज इन द लीड ऑफ HR सपोर्ट्स, है ना, HR सपोर्ट्स और के कारण जो है जो डायरेक्ट मैनेजर्स है वो इस पर क्या करता है, लीड करता है। गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल। अगर अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है तो वो बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है तो भाई जो हमारा फुल पोटेंशियल है, या जो इफ़िशियंसी है, या सस्टेनेबिलिटी है, या प्रॉफिट मार्जिन्स है बिजनेस में, वो हमारा नहीं हो पाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो है ये तीसरा एलिमेंट्स है हमारा HR का। पीपुल आर द प्रोडक्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस द कंट्री एंड एरा दे ग्रो अप इन एंड रेंज ऑफ कल्चर इन्फ्लुएंसेस within HR. Learning and development ensures that employees adopt to change in processes, technology and societal and legal shift. इसमें कहा क्या जा रहा है कि जो भी लोग हैं ना, हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग अपने लाइफ में जो गलतियां करते हैं ना, उससे सीखते हैं, या जो दूसरे लोग गलतियां करते हैं उसको देखकर हम लोग जो है सीखते हैं और अपने आप में क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति लर्निंग और डेवलपमेंट चाह रहा है, यानी एम्प्लॉय अपने अंदर जो है चेंजेस लाना चाह रहा है। चेंजेस कई तरीके से हो सकते हैं। आप मशीन लर्निंग कर सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। पहले क्लासेस कैसे होती थी, ऑफलाइन क्लासेस होती थी, जाइए क्लास में बैठिए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, है ना। और अब क्या हो गया है, अब ऑनलाइन हो गया है। आप हमारी वीडियोस कैसे देख रहे हैं, ऑनलाइन ही देख रहे हैं ना। आप गए यूट्यूब पे खोले, या हम ऐप डाउनलोड किए, या तो हमारा ऐप डाउनलोड करके पढ़ रहे होंगे या किसी और का, लेकिन इस वीडियोस को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो हमारी वीडियोस ऐप पे भी अवेलेबल है और आपका जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप दोनों जगह देख रहे हैं इसको। तो ये चीज़ जो है आपको समझना है और बेहतर तरीके से जानना है, और क्या है। ओके, जो लर्निंग और जो डेवलपमेंट है ये हेल्प करता है हमारा एम्प्लॉय को टू री स्किल एंड अप स्किल, है ना, अपने स्किल्स को बढ़ाने में या नया स्किल्स सीखने में। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज़ लेड बाय HR, है ना, ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, यानी HR के द्वारा ये लीड किया जाता है। एंड गुड पॉलिसीज़ कैन बी वेरी हेल्पफुल इन एडवांसिंग द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स इट्स लॉन्ग टर्म गोल, है ना। लंबे समय के लिए एक गोल बनाया जाता है, उसके बेसिस पे ही जो है क्या किया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती है। वंस द HR ट्रेंड्स फॉर 2023 इज़ ब्रिंग लर्निंग
into day-to-day work and helping employee develop soft and hard skills that are aligned with organizational goals। जो भी organizational goals है उसमें सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों का नॉलेज होना ज़रूरी है। और अभी जो है HR ये जो है ये ट्रेंड्स पे चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मांग है। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है, हार्ड स्किल्स है, तभी जो है आपको जॉब मिलेंगे। अगर नहीं है तो फिर कहाँ से मिलेगा। ओके, तो आपको कुछ अलग और नए तरीके से सोचना होगा। अगला एलिमेंट है, चौथा एलिमेंट्स है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग contingencies in case of key employee leaving the company. For example, a crucial senior manager quit his or her job, having a replacement ready with guarantee of continuity and can save company significant money. यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि मान लो कोई कंपनी छोड़ रहा है तो उसको एक पैसा जो भी उसका मालिक की एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहता है तो उसके बेसिस पे उसमें जो भी पैसा दिया गया है या तो फाइन पेनल्टी लगाया जाए या जो भी है, अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। तो उस कंडीशंस को कंपनीज और जो एम्प्लॉय छोड़ रहा है दोनों एक दूसरे को फुलफिल करना चाहिए। जो सक्सेशन प्लानिंग होता है ये बेस्ड होता है परफॉर्मेंस रेटिंग और लर्निंग एंड डेवलपमेंट के एफर्ट के ऊपर। दिस रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ टैलेंट पाइपलाइन। दिस इज पूल ऑफ कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड एंड रेडी टू फिल पोजीशंस इन केस ऑफ लिविंग। अगर मान लो कि जो छोड़ दिया, जो एम्प्लॉय छोड़ दिया, तो अब जिसका अच्छा परफॉर्मेंस और रेटिंग रहा है और लर्निंग एंड डेवलपमेंट में एफर्ट अच्छा रहा है, उसको जो है उस पोस्ट को दे दिया। मान ली कि कोई मैनेजर के पोस्ट से छोड़ा तो डायरेक्टर क्या करेगा, जो डायरेक्टर रहेगा वो देखेगा कि परफॉर्मेंस भाई पहले किसका था, है ना, तो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उसको जो मैनेजर का पोस्ट दे दिया जाएगा उस एम्प्लॉय को। उसके बाद है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ये भी हमारा एलिमेंट है HR का। ये इस एलिमेंट में बताया जाता है कि अगर किसी तरीके का कोई एम्प्लॉय है और अच्छा काम करता है तो या फिर ज़्यादा टाइम तक काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, तो उस कंडीशन में कंपनी का काम होता है कि कंपनसेशन और बेनिफिट्स देना। कंपनसेशन जनरली वर्ड यूज किए जाते हैं उस कंडीशन में जब मान लो किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए कंपनी में, है ना, और उसे जो है एम्प्लॉय को जो है कुछ लॉसेज हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में कंपनसेशन जो है दिए जाते हैं। बेनिफिट्स कब दिए जाएंगे, जब कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है ना, उसको मोटिवेट करने के लिए जो है बेनिफिट्स दिए जाते हैं। मेकिंग द राइट ऑफर ऑफ पे इज़ अ की पार्ट ऑफ अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट। दिस मस्ट बी बैलेंस्ड विद द बजट एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द कंपनी। HR शुड मॉनिटर पे इंक्रीजेज एंड सेट standards of merit. HR may also carry out a pay audit on occasion. मान लो कि कोई ओकेज़न आया तो उस ओकेज़न पे किस एम्प्लॉय को कितना प्रॉफिट देना है, कितना उसको पैसा एक्स्ट्रा देने हैं, ये HR का ही काम होता है। वही मॉनिटर करता है कि किसकी सैलरी बढ़ानी है, किसकी सैलरी घटानी है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छे अच्छे ऑफ़र देकर और उसको मोटिवेट किया जाता है। जो ख़राब काम करता है उसको कोई पूछता नहीं है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखना है। ओके, तो उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे जो लिखा गया है और डिटेल में आप इसे जो है नोट डाउन कर सकते हो डिटेल में पढ़ने के लिए। ओके, उसके बाद है आपका अगला एलिमेंट ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो है सेकेंड लास्ट एलिमेंट्स है HR का, है ना, ह्यूमन रिसोर्स का। इसमें क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में कि ये सपोर्ट करता है ऑल द कॉर्नरस्टोन्स वी डिस्कस्ड एबव। ऊपर में जितने भी हमने एलिमेंट्स देखे उन सभी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। कैसे भाई सपोर्ट करता है, तो फॉर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, है ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा।
जिस पे हम लोग जो है इंडिविजुअल गोल्स को जो है ट्रैक करेंगे और परफॉर्मेंस को जो है रेट करेंगे। उसी तरीके से लर्निंग एंड डेवलपमेंट में क्या करेंगे, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसकी मदद से क्या होगा हमारा, जिसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कंटेंट को इंटरनली और अदर HR सिस्टम्स को, जो कि बजट को और ट्रेनिंग को जो है अप्रूवल और ट्रैक किया जा सके। साथ ही साथ हमारा कंपनसेशन में किसको कंपनसेशन देने हैं, उस पेरोल सिस्टम बनाने के लिए डिजिटल टूल्स को इफ़ेक्टिव सक्सेशन प्लानिंग में लागू करने के लिए जो है इन पॉइंट्स को जो है ध्यान रखते हुए हमारा जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट जो एलिमेंट्स है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डाटा एंड एनालिटिक्स। ये लास्ट एलिमेंट्स हैं। इसमें क्या होता है कि HR जो है मेजर लिप टुवार्ड्स होते हैं बिकमिंग मोर डाटा ड्राइवन। देखो, जो भी डाटा प्राप्त होता है उस डाटा को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। किसके द्वारा एनालाइज किया जाता है, तो HR के द्वारा। और यानी जो भी HR के द्वारा डाटा प्राप्त किए जाते हैं उसे एक सिस्टम में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर रेफरेंसेस में उसका जो है यूज किया जा सके, रेफरेंसेस के तौर पे उसका प्रयोग किया जा सके, उसको लाया जा सके। एन ईजी वे टू कीप ट्रैक ऑफ क्रिटिकल डाटा इज थ्रू HR मैट्रिक्स और HR KPI. These are a specific measurement that answer how a company is doing on a given measurement. This is referred to as HR reporting, है ना। जो डाटा और एनालिसिस किया उसकी मदद से उसको जब स्टोर करके रख लिया जाता है तो उससे पता लगाया जाता है कि जो हमारी कंपनी है वो कैसा काम कर रहा है ना। और इसी को कहा जाता है कि HR रिपोर्टिंग, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक रिपोर्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है अपने कंपनी के डायरेक्टर्स को कि भाई अपना कंपनी जो है इस तरीके से वर्क कर रहा है। और उसी के बेसिस पे आने वाले समय में क्या किए जाते हैं, बजट जो है नए पेश किए जाते हैं, या नए बजट क्या होते हैं, अप्रूव किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिकम्स सिग्निफिकेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। कई सारे रीजन्स है जिसके कारण से जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है हमें मदद करता है कंपनी को उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, पॉजिटिव एटीट्यूड को वर्कर में क्या है उसको क्रिएट करना, रिड्यूस वेस्टेज और मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज किया जाता है। ओके, फैसिलिटीज़ टेट्स प्रोफेशनल ग्रोथ। कोई भी प्रोफेशनल ग्रोथ होता है तो उसमें फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। ड्यू टू प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़, ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर पॉलिसीज़ होने के कारण से एम्प्लॉय को क्या मिलता है, वेल ट्रेंड मिलते हैं और उसके फ्यूचर में प्रमोशन में भी क्या होता है, मदद मिलता है, जिसके कारण से उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ होती है। बेटर रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट, यूनियन और मैनेजमेंट में एक बेटर जो है क्या होता है, रिलेशन क्रिएट करता है। हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन कोऑर्डिनल रिलेशनशिप विद यूनियंस, है ना। यूनियंस के साथ जो है कोऑर्डिनल रिलेशनशिप जो है बनाने में क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ हमारा हेल्प करता है इंडिविजुअल टू वर्क इन ए टीम, है ना। कोई अकेले काम कर रहा है तो उसको टीम में काम करने में के लिए भी जो है हेल्प किया जाता है, मतलब उसको एक एडजस्ट कि कैसे जो है टीम के साथ काम करना चाहिए ताकि जो वर्क परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। आइडेंटिफाइज पर्सन फॉर द फ्यूचर, है ना। कौन सा एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है ताकि उसको फ्यूचर में बेटर पोस्ट जो है दिया जा सके, उसके लिए भी जो है HRM का ज़रूरत पड़ता है। एलोकेटिंग द जॉब्स
टू द राइट पर्सन, किस पर्सनस को जो है जॉब दिया जाए। इफ़ पर्सन रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन मेथड्स आर फॉलोड, द कंपनी विल एबल टू सिलेक्ट द राइट पीपुल फॉर राइट जॉब। जो भी जॉब्स की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसी के अनुसार लोगों की जो है करेक्ट सही लोगों की जो है क्या किया जा रहा है, पहचान किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है इम्प्रूव किया जाता है इकोनॉमिक में। मान लो कोई अगर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस जो है अच्छे से किए जा रहे हैं तो हाई प्रॉफिट जो है आता है और बेटर परफॉर्मेंस जो है कंपनी के अंदर जो है देखने को मिलता है। तो किसी भी कंपनी या बिजनेसेस में अगर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस जो है इफ़ेक्टिव तरीके से किए जा रहे हैं, इसका मतलब कि वो अच्छा चल रहा है, और जब वो कंपनी अच्छा चल रहा है तो उसके जो स्टाफ होंगे उन्हें भी जो है क्या दिए जाएंगे, बेनिफिट्स उसका जो है मिलता है। ह्यूमन रिसोर्स इजेंट वाट इट यूज टू बी। मॉडर्न में यानी आजकल मॉडर्न ह्यूमन रिसोर्स यानी HR लैंडस्केप हैज़ इवॉल्व radically and will continue to evolve. If company fails to embrace the need of changing workforce, they will left behind and profit will begins dwindle. अगर देखो, अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं किया जाए अच्छा से, है ना, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से गाइड नहीं किया जाए, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जाए, तो क्या होगा, कोई भी कंपनी चल पाएगा क्या, नहीं चल पाए। अब भाई ना उसके पास सिलेक्शंस करने का कोई तरीका है, नहीं उसके पास कोई स्किल्स को, नए स्किल्स को इंट्रोड्यूस करने का कोई आइडिया है ना। मतलब जो परंपरागत तरीके से चल रही है काम वैसे ही चलते आ रही है, मतलब कुछ भी अपने आप में नए टेक्नोलॉजी का यूज किया। अब क्या, मान लो कि यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग जो है, ठीक है, जो बड़े ऑफलाइन कोचिंग है जो नामी है बहुत ज़्यादा, वो तो चल रहे हैं, लेकिन जो छुटकुआ पुटकुआ जो कोचिंग था वो चलता है। अब छुटकुआ पुटकुआ कोचिंग नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि भाई वो एक लिमिट एरिया में ही रहे और वो अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव नहीं किए, इसलिए। तो उसी तरीके से कंपनी भी है, अगर कंपनी नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं उसको वो अप्लाई नहीं करेगा अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, तो और लोगों को बताएगा नहीं, तो फिर कैसे उसमें बेनिफिट आएगा, नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको जो है यहाँ पे देखना है। Yesterday, business models of computer-metallized departments and communicated by written email memos, formal inter-division meetings. Human resources department mainly responsible for, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है सोर्सिंग एंड इंगेजिंग न्यू एम्प्लॉय थ्रू रिएक्टिव हायरिंग, compiling employee contracts and negotiating employee benefits, onboarding new employee and conducting exit interview, compiling data from performance appraisals and distribution results, staff training gap analysis, training recommendations and sourcing trainers, keeping abreast with poor legislation and keeping management updated, chairing and ensuring the fairness of grievances and disciplinary procedures, payrolls through many companies view payrolls on finance function, adding new and removing terminated employees, adjusting for increase, etc. Occupational health and safety in some industries, high risk industries have separate डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स जो है इसके लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क वाला कंपनी या इंडस्ट्री होता है वहाँ पे। तो ये सभी जो है तरीके हैं, मतलब यहाँ पे यही बोला गया है कि किस तरीके से एम्प्लॉय को लिया जाए, कब एम्प्लॉय को बाहर किया जाए, है ना, किस एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जाए, कैसे सेलेक्ट किया जाए। तो इन सभी को जो है क्या किया जाता है, उसी को जो है यहाँ पे जो है डिटेल में दिया गया है, बताया गया है आपका। चेंजिंग रोल ऑफ HR का जो है चेंजिंग रोल क्या होता है, तो HR टुडे इज़ डायनेमिक डिपार्टमेंट। ये बहुत ज़्यादा डायनेमिक डिपार्टमेंट है आज, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि इसमें जो है यूज किए जाते हैं कई सारे
different technologies to automate processes, improve communications. Boardrooms executives have also come to recognize the value of human resource, and staff are no longer viewed as a expense but as human capital, है ना। ह्यूमन कैपिटल के तौर पे जो स्टाफ होते हैं वो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन जो बोर्ड रूम के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको पता होता है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है का वैल्यू क्या है। ओके, HR plays a vital role in a strategic planning because department is tasked with ensuring that core roles are filled with best candidate at the appropriate time. Also, employee engagement has become a priority for retaining and attracting the best talent, है ना। अच्छा टैलेंट जिसके पास है, जो अच्छा काम कर सकता है, वैसे एम्प्लॉय को जो है सिलेक्ट करना, कैंडिडेट को सिलेक्ट करना और सही टाइम पे सिलेक्ट करना ही इस HR का क्या होता है, मेन मकसद होता है। जो HR डिपार्टमेंट्स होते हैं उसका मेन मकसद जो है आपका यही होता है। HR यानी ह्यूमन रिसोर्स हैज़ taken care of daily administration with many different operational functions across an organization integrity into one system. The various departments can extract any information that require and automatically update information from another divisions. No more batches that need to captured. Even field staff contribute to HR system via mobile app. All information is up to date and relevant, so no one is left out of the chain of communications. यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे ये इसका बोलने का मकसद ये है, बोलने का मतलब इसका मतलब ये है कि देखिए कई बार क्या होता है आपका कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग जो है एक सिस्टम बना लेते हैं और उस सिस्टम में सारी अपडेट जो है करते रहते हैं। तो जब सारी अपडेट हमारी हो जाती है तो उससे कोई मान लो कि दूसरा डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अलावा कोई और डिपार्टमेंट है, वो चाहती है कि HR डिपार्टमेंट से हम कुछ डाटा लें, तो वो अपने साइट पे जाएगा, जो भी उसका सिस्टम बना हुआ है उससे जाकर वो ले लेगा। आपको उससे जो है पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा पेन पेपर लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है समझना होगा और जानना होगा। देखो ये जो टॉपिक है ये आपका इंटरेस्टिंग है, अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये आप आप कभी भी जॉब करोगे तो कभी ना कभी तो आपको वैसे पोस्ट मिलेंगे जहाँ पे आपको जो है रिक्रूट करने पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको इसके बारे में, इसके रोल्स के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बात किया जाए आजकल ह्यूमन रिसोर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो देखो आजकल जो ह्यूमन रिसोर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँगा, उसकी जो डिटेल पॉइंट्स हैं, है ना, डिटेल जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, PDF में जो है आपको दिए गए हैं। आपको जो है स्क्रीनशॉट कर लेना है और अपना खुद का नोट्स बनाना है। मैं थोड़ा रुक कर पढ़ूँगा, ठीक है। तो पहला जो रोल है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो है सोर्सिंग टॉप टैलेंट एंड बिल्ड अ टैलेंट पूल टू फिल फ्यूचर वैकेंसीज, है ना। फ्यूचर में जो आने वाली वैकेंसीज़ होती है उसको बेहतर तरीके से अच्छे लोगों को जो है सिलेक्ट किया जाए, उसके लिए जो है यहाँ पे उनके टैलेंट्स को जो है चेक करना पड़ता है, उसको नज़र रखना पड़ता है। दूसरा, मैनेजिंग स्टाफ रिटेंशन थ्रू एम्प्लॉय इंगेजमेंट, एम्प्लॉय का इंगेजमेंट जो है अच्छा से बना रहे, है ना, सभी एम्प्लॉय अच्छे से काम करें, उसके लिए जो है उसका रिटेंशन बना हुआ रहना चाहिए। अब मान ली कि किसी को कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो अगर किसी को कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है तो उसको क्या किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए। अगर वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, वो काम करने में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कई बार जो है डीमोटिवेट हो जाता है, तो उसको जो है मोटिवेट टाइम टू टाइम देते रहना। साथ ही साथ एम्प्लॉय को जो है वेलनेस, यानी किसी का अगर हेल्थ वगैरह ख़राब हो गया तो उसको जो है क्या किया जाए, एक मतलब लाइसेंस मतलब कह सकते हैं या इंश्योरेंस जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है कि भाई आप यहाँ पे जाओ, आपको जो है 2-3 दिनों के लिए घूम लो, है ना, मतलब अपने आप को हमेशा फिट रखो।
अगर एम्प्लॉय अच्छा रहेंगे, उनका हेल्थ अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली वो काम जो है अच्छा करेंगे। अगर हेल्थ ही किसी एम्प्लॉय का ख़राब रहेगा, हेल्थ पुअर रहेगा तो काम कहाँ से करेगा, नहीं करेगा। एम्प्लॉय कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है कोई एम्प्लॉय या किसी तरीके का कोई घटना हो गई तो उस कंडीशन में उसको कंपनसेशन दिया जाए। किसी को मोटिवेट करने के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसको बेनिफिट दिए जाए, गिफ्ट दिए जाए। पाँचवा जो है आपका है जो बेनिफिट रूल्स है वो है कंप्लायंस विद लेबर लॉ एंड लोकल लेजिस्लेशन, मतलब लेबर के लिए बेटर एक लॉ बनाना ताकि जो है लेबर का जो है ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है ना किया जा सके। छठा जो रोल या इम्पोर्टेंस है वो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर कोई नए टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंपनी में तो उसके बारे में जो है एम्प्लॉय को क्या करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ताकि वो बेटर उसमें जो है अपना परफॉर्मेंस दे सके। आई होप कि आज का जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी किसी तरीके का कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि आपकी बेहतर हेल्प किया जा सके, ठीक है। और आपके लिए जो है डियर मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बेटर कंटेंट प्रोवाइड कराने की। तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस कंटेंट का सही से यूटिलाइजेशन कीजिए और अपना प्रॉपर नोट्स बनाकर अपना एग्ज़ाम जो है अपना दीजिए ताकि आपका जो है बेहतर मार्क्स आ सके। देखो इसमें टोटल अगर बात किया जाए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी HRDOB ये जो सब्जेक्ट्स है इसमें टोटल 5 मॉड्यूल हैं, है ना। इसमें टोटल कितने मॉड्यूल हैं, 5 मॉड्यूल है। इन 5 मॉड्यूल में अगर आप मिनिमम 3 मॉड्यूल भी कवर कर लेते हो, है ना, मिनिमम 3 मॉड्यूल भी कवर कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम में 40% क्वेश्चन जो है आप मतलब आराम से मतलब बना लोगे 40 मार्क्स का। ये अप्रॉक्स 60% आप कह सकते हो कि सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट रहेगा, है ना। 60% अगर आपका सिलेबस रहेगा तो आप कितनों कम से कम होगा तो 50% सिलेबस तो आपका आराम से कंप्लीट रहेगा। और 50% सिलेबस रहेगा तो ऑप्शनल रहता है कि भाई ये नहीं आ रहा है तो ये बना लो, ये नहीं आ रहा है तो ये बना लो, तो आप उसमें आराम से इसको जो है बना पाओगे। देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट थे उसमें मैं आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का मॉड्यूल 1 जो है आप लोगों को डिस्कस कर रहा था। तो मॉड्यूल 1 में जो है सारी चीज़ों का जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है आपका है, माने इंट्रोडक्शन जो है आपको जानने हैं। तो आज का जो टॉपिक है पिछले 2 वीडियोस में मैंने बताया कि क्या रोल्स होता है HR का, है ना, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और HR क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। HR का मतलब ह्यूमन रिसोर्स। आज हम लोग HR प्लानिंग यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है इसको शॉर्ट में HRP का भी कहा जाता है। तो जो HRP है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो वैल्यूएबल एसेट्स जो है प्राप्त कर सके, जैसे क्वालिटी एम्प्लॉयज़, है ना, क्वालिटीज़ एंड एम्प्लॉयज़। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंश्योर्स द बेस्ट फिट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड जॉब वाइल अवॉइडिंग मैन पावर शॉर्टेज और सरप्लस, है ना। बहुत ज़्यादा अगर मैन पावर हो जाए या बहुत कम हो जाए तो उस कंडीशन में एक बेस्ट फिट मतलब बेस्ट तरीका क्या होगा एम्प्लॉय और जॉब के बीच में, उस तरीका को आइडेंटिफाई करना, उस तरीका को, उस प्रोसेस को सिस्टमेटिक तरीके से कवर करना, है ना, उसको फ्यूचरिस्टिक को देखते हुए काम करना ही जो है प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग माने ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्लानिंग करना। तो जो यहाँ पे स्टेप्स हैं वो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। इसमें इंक्लूड होता है एनालाइजिंग प्रेजेंट लेबर सप्लाई, है ना, प्रेजेंट टाइम में कितना लेबर सप्लाई किए जा रहे हैं। फोरकास्टिंग लेबर डिमांड, किस तरीके से लेबर डिमांड किए जा रहे हैं, है ना, उसका फ्यूचरिस्टिक करना। बैलेंसिंग प्रोजेक्टेड लेबर डिमांड विद सप्लाई, सप्लाई के साथ कितना लेबर चाहिए
उसके जो है बैलेंस करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारा सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी सपोर्ट करे। तो ये जो है 4 की हैं हमारे, या एक तरीके से कह सकते हैं आप 4 की स्टेप्स या फिर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं आप। किसका? तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। HRP यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी बिजनेसेस के लिए, जो अलाउ करता है कंपनी के अंदर कि प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल काम हमारा जो है हो सके। बात किया जाए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के यूज की, तो ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है ये कंपनी को प्लान अहेड करता है ताकि एक एक कांस्टेंट तरीके से क्या किया जाए, जो भी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं उसको प्रोवाइड करते जाए। मतलब कंपनी में कभी भी एम्प्लॉय की कमी ना हो, है ना, और ना ही बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय हो जाएगा तो भी जो है दिक्कत है, और बहुत कम एम्प्लॉय रहेगा तो भी जो है दिक्कत है। तो दोनों को बीच वाला काम करता है ये, ठीक है, दोनों का बीच वाला काम ये करता है। ओके, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मीट शॉर्ट टर्म स्टाफिंग चैलेंज while adapting to changing conditions in the business environment over the longer term, है ना। लॉन्ग टर्म तक अगर एम्प्लॉय को रखना है और शॉर्ट टर्म के लिए एम्प्लॉय को रखना है, तो दोनों को प्लान करना, उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी लेना, ये थोड़ा जो है डिफ़िकल्ट जो है हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। HRP यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग starts by assessing and auditing the current capacity of human resource। ह्यूमन रिसोर्स के करेंट कैपेसिटी को जो है ये दिखाता है। Here identifying a company's skills set and targeting the skills a company needs enable it to strategically reach business goals and be occupied फॉर फ्यूचर चैलेंजेस, है ना। फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उसको भी यहाँ पे जो है देखना रहता है, एक फोरकास्टिंग करना रहता है, एक एस्टिमेशंस करना रहता है कि भाई हमारे आने वाले समय में ये हमारे साथ चीज़ें हो सकती हैं। टू रिमेन कम्पिटिटिव बिजनेसेस may need advanced skill and upskill their employee as a market environment involved and changes, है ना। जैसे जैसे चेंजेस हमारी आ रही है वैसे वैसे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो उस कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉय हैं उनको अंदर भी जो है वो स्किल्स क्या होने चाहिए। यानी प्रॉपर कम्पिटिटिव बिजनेसेस में आपको स्किल्स को हमेशा क्या करना होगा? अपग्रेड करना होगा। तो यहाँ पे चैलेंजेस क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के? तो इसका जो चैलेंजेस होता है वो मेन होता है कि ऑलवेज चेंजिंग, है ना। हमें फोर्स दैट आर ऑलवेज चेंजिंग, जो चीज़ें जैसे कुछ टेक्नोलॉजी है ना, वो हमेशा चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में ह्यूमन रिसोर्सेज का प्लानिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जो है हो जाता है, ठीक है। टू हेल्प प्रिवेंट फ्यूचर रोड ब्लॉक एंड सेटिस्फाई देयर ऑब्जेक्टिव्स HR मैनेजर हैव टू मेक प्लान टू डू फॉलोइंग, है ना। कुछ चीज़ें करने के लिए जो है HR मैनेजर जो होता है कुछ प्लान बनाता है, जैसे फाइंड एंड अट्रैक्ट स्किल्ड एम्प्लॉय, जो स्किल्ड एम्प्लॉय है उनको खोजना और उसको अट्रैक्ट करना, अपने कंपनी में बुलाना, बताना, अपने कंपनी के बारे में उसको खूब बताना। सेलेक्ट ट्रेन एंड रिवार्ड द बेस्ट कैंडिडेट, जो अच्छा कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करो, ट्रेन करो और रिवार्ड दो, है ना, उसको प्राइजेस दो ताकि वो मोटिवेट होकर और अच्छा काम करे और भी 10 लोगों को वो अपनी बातों को बताए। कोप विद एब्सेंस एंड डील विद कन्फ्लिक्ट्स, है ना। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें कन्फ्लिक्ट हुई है तो उसके साथ डील करो, है ना, यानी उसके साथ समझौता करो, किसी के साथ अगर लड़ाई हुआ है तो।
प्रोमोट एम्प्लॉय और लेट सम ऑफ देम गो, है ना। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट भी करो ताकि वो मोटिवेटेड रहे और अपनी काम को अपने लोगों के साथ जो है शेयर करे, ठीक है। तो ये आपका जो है मेन आपका चैलेंजेस था कि सबसे पहला चैलेंजेस भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वैसे वैसे फोरकास्टिंग करना थोड़ा मुश्किल है। अब कोई प्लानिंग किया होगा 2019 में कि हम जो है अपनी इंस्टीट्यूशन को आने वाले 5 सालों में इस मुकाम पे देखना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही 2020 में कोविड आया था, है ना, तो बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन अपनी कंपनी को चला रहे होंगे वो अगर ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हुए तो उनका कंपनी तो बुड़ गया, बैठ गया एकदम, है ना। बहुत सारे वैसे होंगे। तो वही चीज़ है, आपको चेंजेस को देखते हुए, जो भी आज चीज़ें चेंज हो रही है उसको देखते हुए आपको क्या करना है, वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो आप मिट्टी में मिल जाइएगा। व्हाट आर द 4 स्टेप्स टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्या 4 स्टेप्स हैं, है ना। तो पहला स्टेप्स आपका क्या है, सबसे पहला स्टेप्स है आपका यहाँ पे एनालाइजिंग लेबर सप्लाई। जो भी लेबर सप्लाई है उसको एनालाइज करना, जितना ज़रूरत है उसको, है ना। मान लो कि अभी जो है 200 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन कोई ज़रूरी है कि 2024 में भी 200 लोगों की ज़रूरत होगी, हो सकता है कि उस समय और कम हो, है ना, हो सकता है कि उस समय और कम हो। तो यह सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा। तो उसके अनुसार उसके लिए क्या किया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है, यानी फ्यूचर में आने वाली जो पॉपुलेशन होंगी, कितना जॉब की रिक्वायरमेंट होंगी, लेबर की डिमांड होंगी, उसके बेसिस पे एक फोरकास्टिंग किया जाता है। उसके बाद जो भी लेबर डिमांड है ना, जितना सप्लाई हो रहा है और जितना डिमांड है उसको एक बैलेंस्ड करके चलना। वो ये कैसे पता चलेगा, जब आप बैलेंस करके चलेंगे, है ना, जितना आपको लेबर डिमांड है उस और जितना सप्लाई है उसको जब तक आप मैनेज करके चलेंगे तभी जो है आप क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। अदरवाइज जो है आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें जो है याद रखना। उसके बाद आपको जो है जो भी प्लान आपने बनाया, है ना, और इसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अगर बीच में मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई नई बदलाव आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस कंडीशन में आपको उसमें इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा, यानी डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट जो भी आपने प्लान बनाया उसको तो इम्प्लीमेंट कर ही दीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट भी आपको टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। बात किया जाए गोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य यही होता है कि जो नंबर ऑफ स्टाफ है ना, उसको ऑप्टिमाइज़ करना। कंपनी में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी स्टाफ को क्या करना, अपॉइंट करना। साथ ही साथ अपॉइंट तो करना, लेकिन वो प्रोडक्टिव भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रोडक्टिव भी होने चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय प्रोडक्टिव नहीं रहेगा तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा। कंपनी को क्या नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। और जब कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी बंद हो जाएगा, क्योंकि लॉस में कोई कंपनी थोड़े चलेगा। लॉस में जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, अपना हाथ खड़ा कर देगा कि भाई मुझे माफ़ करना, हम तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा कंपनी जो है डूब रहा है क्योंकि तुम लोग अच्छे से काम नहीं किए। इसीलिए वाई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इम्पॉर्टेंट, क्यों भाई इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि बिजनेस को बेटर तरीके से मेंटेन किया जा सके, और जो भी टारगेट आपने बनाया है ना, टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल के साथ उसमें इम्प्रूव किया जा सके, और आप नए नए स्किल्स को डेवलप करके आप अपने कंपनीज़ को और एक अलग लेवल के मुकाम तक क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। बात किया जाए हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो हमारा हार्ड बात किया जाए, जैसे बोलते हैं ना कि हार्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है और सॉफ्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। तो हार्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि कई सारे क्वांटिटेटिव मेजर मैट्रिसेस को जो है मेजर किए जाते हैं, इसमें इंश्योर किया जाता है
राइट नंबर ऑफ राइट सॉर्ट ऑफ पीपुल अवेलेबल वेन नीडेड बाई कंपनी, है ना। कंपनी को मान लो कि 100 लोगों की ज़रूरत है, तो वैसे लोगों को खोजना जो क्वालिटेटिव हो, मतलब उसके पास वो प्रोडक्टिव होने चाहिए। और सॉफ्ट HRP प्लानिंग में क्या होता है, ये फोकस करता है कि जिस तरीके का कंपनी है ना, जिस तरीके का कंपनी का कल्चर है, उस कंपनी के कल्चर में मोटिवेशंस कैसे प्रोवाइड किया जाए, लोग जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है, किस तरीके के उनसे उनके एटीट्यूड में और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों पे क्या कौन काम करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हार्ड और सॉफ्ट जो पार्ट है उसके अनुसार ये काम किए जाते हैं। बात किया जाए जॉब एनालिसिस की, तो जॉब एनालिसिस जो है एक तरीके का प्रोसेस है। जॉब एनालिसिस क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें गैदरिंग और एनालाइजिंग किया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं, है ना, या जो भी कंटेंट मिलते हैं, जो भी ह्यूमन का रिक्वायरमेंट्स है जॉब्स के अनुसार, है ना, जॉब को लेकर, तो उसके अनुसार क्या किया जाता है, गैदरिंग जो भी इंफॉर्मेशंस होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है, तो वही कहलाता है जॉब एनालिसिस। ये जो प्रोसेस है इसमें प्लेसमेंट ऑफ जॉब्स को भी जो है डिटरमाइन किया जाता है। ओके, अंडर NU वैल्यूज़, है ना, अंडर NU वैल्यूज़ जो डिसीजन मेकिंग होता है इन द एरिया इज शेयर्ड बाय यूनिट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, है ना, ह्यूमन रिसोर्स और जो यूनिट शेयर किया गया है उसके अनुसार जो है क्या किया जाता है, डिसीजन मेक किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक इंटरनल अप्रूवल, है ना, जो स्पेसिफिक इंटरनल अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं वो आपका डिटरमाइन किए जाते हैं यूनिट ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप के द्वारा। जो जॉब एनालिसिस होता है इसको ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो कि मान लो कि किसी फैमिली में 5 लोग हैं, है ना, किसी फैमिली में 5 लोग हैं। अब इन 5 लोग में से हो सकता है कि 2 बच्चा हो, है ना, 2 क्या हो, 2 बच्चा हो, है ना, 2 क्या है, 2 जवान है और एक जो है बूढ़ा है। तो नौकरी किसको चाहिए, जॉब किसको चाहिए, जॉब जो जवान है ना, जो छोकरा है उसको जॉब चाहिए, जो बूढ़ा है वो तो रिटायर हो गया और जो बच्चा है वो तो अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, तो जो जवान है उसी को जॉब चाहिए। तो यही देखा जाता है कि कितना फैमिली है और कितने फैमिली में कितने जॉब्स हैं, किसको जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, इसी को एनालाइज करना ही जो है जॉब एनालिसिस जो है कहलाता है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आए ह्यूमंस का, उसमें से कितने लोग जो है उससे रिलेट कर पा रहे हैं, उसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आई होप कि आपको जो है समझ में आया हो। और कल जो है हम लोग अब अगली लेक्चर्स में यानी अगली क्लासेस में हम लोग मॉड्यूल 2 को जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज का वीडियोज़ इतना आई होप कि समझ में आया हो। तो मॉड्यूल 2 को देखने के लिए अगले दिन तक इंतज़ार कीजिए। ओके, थोड़ा सा तो इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार का फल मीठा होता है। ओके, बाकी अगर कोई डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में आप हमें बताइए ताकि आपकी हेल्प की जा सके। और मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाती है, और अगर मॉड्यूल 1 अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, पूरा प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेते हो, तो डेफिनेटली आपके जो है 2 क्वेश्चंस तो आपके बन ही जाएंगे, है ना। 2 क्वेश्चंस इससे जो है देखो कौन कौन क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चंस इसमें आ सकता है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है ना, यानी HR क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपका क्वेश्चंस आ सकता है। दूसरा क्वेश्चंस आ सकता है रोल ऑफ HR, है ना, HR का क्या रोल होता है वो आ सकता है। तीसरा क्वेश्चंस आपका इसमें आ सकता है आपका एलिमेंट्स ऑफ HR, है ना, HR का एलिमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद चौथा आपका आ सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ HR, है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ HR। देखो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंस ऑफ HR और सिग्निफिकेंस ऑफ HR, दोनों बोथ आर सेम थिंग्स, लेकिन बस बोलने की तरीकाएं जो है अलग है। तो एग्ज़ाम में अगर सिग्निफिकेंस ऑफ HR आए और आप जान रहे हो कि इम्पॉर्टेंस ऑफ HR क्या होता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, बस
उस पर फोकस करना है और जो इम्पोर्टेंस था वही सिग्निफिकेंस भी हमारा होता है। उसके बाद HR प्लानिंग के बारे में आपका आ सकता है कि HR प्लानिंग क्या होता है ना, क्या इम्पोर्टेंस है और कौन कौन से जो है एलिमेंट्स कह सकते हैं या की कह सकते हैं, वो आपको जो है यहाँ पे आ सकते हैं। और लास्टली आपको जो है जॉब एनालिसिस के बारे में जो है शॉर्ट टर्म में जो है लिखने के लिए आ जाएगा, है ना। या जॉब एनालिसिस को बोल देगा कि डिफाइन जॉब एनालिसिस विद सूटेबल एग्जांपल्स, है ना। जॉब एनालिसिस क्या होता है, एक्सप्लेन विद द सूटेबल एग्जांपल्स, एक सूटेबल एग्जांपल के साथ जो है आप हमें जो है जॉब एनालिसिस के बारे में बताइए कि क्या होता है। तो क्वेश्चंस पूछने का तरीका कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मॉड्यूल मैंने 1 पढ़ाया इसमें बस इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो टोटल 19 पेज का जो है यहाँ पे नोट्स हैं, है ना। इस टोटल 19 पेज को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और अपना पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ओके, बाकी अगर कोई भी डाउट्स आता है तो चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।